नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र मां भारती के महान सपूत को कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य समारोह में लिया हिस्सा। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने मोरबी हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सरदार पटेल के बिना आज के भारत की नहीं की जा सकती थी कल्पना। गुजरात के मोरबी में केबल पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 130 से अधिक हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, नौसेना, वायुसेना और दमकल विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर चला रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का किया दौरा। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 21 अक्टूबर 2022 से दिनांक 6 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का हुआ समापन। देश भर में नदियों और घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर शानदार जीत की हासिल। चुनाव में लुला को 50.8%, जबकि बोल्सोनारो को 49.2% वोट मिले। और अब बड़ी खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया। अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हैं। पीएम मोदी ने परेड स्थल पर उपस्थित लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। कि मैं राष्ट्र की स्वयं को समर्पित करूंगा। फैलाने का भी मैं यह शपथ कार्यों द्वारा सत्य संकल्प करता हूं। पीएम मोदी ने एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बीएसएफ और 5 राज्यों के पुलिस बल के दस्तों ने भाग लिया।
और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील झारखंड पुलिस से है, जबकि इंस्पेक्टर लिकमाबम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में एकता दिवस 2022 की परेड में। इस मौके पर परेड के दौरान बीएसएफ ने राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के ट्रेंड भारतीय नस्लों के श्वानों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड श्वानों ने बेहतरीन करतब दिखाए। देखते अन्य बाधाओं के साथ साथ 14 फुट लंबी छलांग लगाकर अपने जोश को प्रदर्शित किया। बेहद खूब रस्सी के पुल को चलकर पार करता है। मकसद ये है लक्ष्य तक पहुंचना हो तो हम कामयाब रहेंगे। पूरा हाउंड का श्वान सम्राट बीएसएफ की महिला कर्मियों ने केरल की प्राचीन युद्ध कला कलरियापट्टू का प्रदर्शन किया। केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गुजरात पुलिस की महिला जवानों ने राइफल ड्रिल का प्रदर्शन किया। करने के लिए गुजरात पुलिस की महिला शक्ति अपना उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ इस तरह की कुशलता, अनुशासन और आपसी तालमेल से गुजरात पुलिस से राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का विशेष आकर्षण रहा अंबाजी के आदिवासी बच्चों के म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति। एक वक्त था जब बैंड के सदस्य कभी अंबाजी मंदिर में भीख मांगते थे, लेकिन सरकार की पहल के बाद इन बच्चों का जीवन बदल गया। विद्या मंदिर भूज की बालिकाएं जिन्होंने जोनल लेवल और स्टेट लेवल पर प्रथम क्रम उत्तीर्ण कर पाइप बैंड, जिसमें केवल 8 से 14 वर्ष के ये बच्चे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मोरबी हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार कल शाम से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। केंद्र सरकार से गुजरात सरकार को हर संभव सहायता दी जा रही है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो
राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत की तरह ही भारत के उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जातियों के नाम हमें लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। जो जहर उस दौर में घोला गया, उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है। इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है। वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती है आज, जो कि एकता के प्रणेता माने जाते हैं, देश की एकता के प्रणेता माने जाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी के बाद से ही भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसीलिए उनकी जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल 565 रियासतों के विलय के लिए जाने जाते हैं। 565 रियासतों को शामिल करना वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता के दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश की एकता में, अखंडता में उनका योगदान। आज़ादी के मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगर जीवन के बारे में जाने तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में उन्होंने वकालत की। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अगर उनका पूरा जीवन देखें तो किस तरह से समर्पित रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कि 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व किया। इसके साथ ही बारडोली सत्याग्रह सफल होने पर वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें 3 साल की कैद भी हुई थी। इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया आज़ादी के बाद। साथ ही उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम भी कहा। किस तरह से उनका योगदान रहा है हम देख रहे हैं। और सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन जो है देश को समर्पित रहा। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया। और ये भी बेहद महत्वपूर्ण है बताना कि निर्माण कार्य का आरंभ 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में संपन्न हुआ। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के जयंती के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया। एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सरदार पटेल को। ये स्मारक वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसके साथ ही अगर इसके बारे में बताएं, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सरदार पटेल राष्ट्रीय
एकता पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। पूरा देश सरदार पटेल का ऋणी है। एकता के प्रति, अखंडता के प्रति, भारत आज जिस स्वरूप में है उसके प्रति तो बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान, और उसी योगदान को देश आज याद कर रहा है, प्रेरणा ले रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो पूरा देश याद कर रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का नाम स्मरण में आते ही भारत का मानचित्र स्मरण में आता है। सरदार पटेल के बिना आज के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नाम स्मरण में आते ही आज के भारत का मानचित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सरदार साहब अगर न होते तो आज का जो भारत विराट, संकल्पवान, सामर्थ्यवान भारत का अस्तित्व जो दुनिया के सामने है वो शायद न होता। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सरदार पटेल को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के दौरान 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर भारत को एकजुट करने का काम लौह पुरुष सरदार पटेल ने किया। 550 से ज्यादा रियासतें, हर राजा अपनी अपनी रियासत चलाएगा तो भारत एकजुट कैसे हो पाएगा। आज एक परिवार के 5 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, तो 550 से ज्यादा रियासतों को बहुत कम समय में एक सूत्र में बांध देना, एक सूत्र में पिरो देना और भारत की और आधुनिक भारत की नींव रखना, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हो या फिर इन 553 रियासतों के विलय करने से हो, ये किसी ने करके दिखाया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था मेरे भाई। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनासकांठा के थराद को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान जलापूर्ति से संबंधित 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा के थराद में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जल आपूर्ति से संबंधित 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और किसानों के लिए यह काफी फायदेमंद साबित होगी। नर्मदा का पानी 22 कैंप के लिए पहुंचाने का है, वहां पर 88 करोड़, और पीने के पानी के लिए भी 13 करोड़ अलग अलग, जैसे कर्मावत तालाब, मलाना का तालाब, उनकी भी जाहिरात करेंगे। और इतने भी काम लिए हैं कि ये काम के लिए सारे जिले की प्रजा में बहुत उत्साह है। बनासकांठा को विकास की नई सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मुख्य नर्मदा नहर से कसारा दंतीवाड़ा पाइपलाइन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी, जिसमें सुजलाम सुफलाम नहर को मजबूत करना, मोढेरा मोती ताऊ पाइपलाइन का मुक्तेश्वर बांध कर्मावत झील तक विस्तार,
संतालपुर तालुका के 11 गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना आदि शामिल हैं। 8,000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पे आज शिलान्यास होगा, जिससे बनासकांठा और थराद की कायाकल्प हो जाएगी। नरेंद्र भाई ने पहले इस इलाके की शिकल बदली है, क्योंकि नर्मदा का ओपनिंग नरेंद्र भाई ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस वक्त किया था। उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में पानी की विकट समस्या है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार जिस तरह आम लोगों के हित में पानी की कमी को समाप्त करने के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है, उससे इस क्षेत्र में विकास के नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं बनासकांठा और उसके आसपास के इलाकों के लिए आमूलचूल परिवर्तन का काम करेगी। साथ ही यहाँ पे जो पानी की दिक्कत है, जो किल्लत है, उसको भी मिटाने में ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। कैंप पर से सुमित नौटिया के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बनासकांठा, गुजरात। तो बनासकांठा को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बनासकांठा में मौजूद अपने संवाददाता तपस भट्टाचार्य से। तपस, बेहद महत्वपूर्ण अगर देखते हैं 8,000 करोड़ की से ज़्यादा की परियोजनाएं जिनका शुभारंभ प्रधानमंत्री शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कितना महत्व है इस पूरे इलाके के लिए उन परियोजनाओं का, क्या कुछ अर्थ रखता है ये वहाँ पर स्थानीय लोगों के जीवन में? बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि कहीं ना कहीं ये नॉर्थ गुजरात जो है, यहाँ पे पानी की समस्या रही है, लेकिन इस पे ध्यान भी दिया गया, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया गया है। और यही उसी कड़ी में एक सौगात आप कह सकते हैं। 8,000 करोड़ से ज्यादा, 8,034 करोड़ का ये पूरा ये प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट नहीं, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अलग अलग जगहों को जोड़ा जा रहा है। और उससे जो किसान है खास तौर से, क्योंकि ये नॉर्थ गुजरात का थारद और बनासकांठा का ये जो इलाका है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो जो कृषि होते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी का दौरा करेंगे। मोरबी जहां पर दुखद हादसा हुआ है, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोरबी का दौरा करेंगे। आज भी अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र हर तरह से राज्य सरकार को मदद दे रहा है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, राहत और बचाव कार्य अनवरत वहां पर चल रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी का दौरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल रमा, राहत और बचाव काम तेजी के साथ चल रहा है। और कल जब से ये हादसा हुआ है तब से लेकर अब तक जो रेस्क्यू की टीम है वो लगातार इस जगह पर रेस्क्यू कर रही हैं। और रेस्क्यू की जो रणनीति है रमा, वो भी चेंज की गई है। आप देखें कि एक ही इलाके को टारगेट किया गया है और जो बोट है वो लगातार तेजी के साथ एक इलाके में घूम रही है, ताकि जो पानी है उसको फ्लोट किया जा सके। और अगर कोई नीचे कोई बॉडी अगर दबी हो तो वो बॉडी ऊपर आ सके। और इसके साथ ही जो जाल है उसको भी चारों तरफ से लगाया गया है। और जो बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि एक तरह से कांटे हैं उनको भी बिछाया गया है, क्योंकि नीचे दलदल भी है और इसके अलावा खरपतवार भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से संभावना यह है कि अगर कोई बॉडी या जो लोग लापता हैं वो नीचे दबे हो सकते हैं। उसी के लिए जो रणनीति है वो तेजी के साथ बदली है। और पर्टिकुलर अब एक इलाके को टारगेट करके ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रमा चलाया जा रहा है। और इस समय नेवी के जो गोताखोर हैं वो तमाम उपकरणों के साथ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर सेना की आप देखें तो सेना की एक टीम मौजूद है जो खरपतवार है उसके आसपास जो सर्च है उसको तेजी के साथ किया जा रहा है। और इस पूरे बीच के इलाके में जहां पर अगर आप देखें तो ये जो बीच का जो इलाका है जहां पर तेजी के साथ एनडीआरएफ की और जो नेवी की जो बोटें हैं वो तेजी के साथ घूम रही हैं, ताकि नीचे अगर कोई बॉडी फंसी हो तो वो ऊपर आ सके। इसके अलावा जो इस पुल का जो हिस्सा टूट के नीचे नदी में गिर गया था उस हिस्से को भी निकाल लिया गया है। और कुछ एक हिस्सा बचा हुआ है उसको भी निकालने का काम तेजी से जारी है, ताकि उस हिस्से के टूटे हिस्से के नीचे भी अगर कोई दबा हो तो उसको निकाला जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कल दोपहर को मोरबी पहुँच रहे हैं। और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए थे, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके परिजनों से। इसके अलावा जहां पर आप देखें ये रेस्क्यू जो लगातार यहां पर चल रहा है,
वहां पर भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी जरूर खबर है कि प्रधानमंत्री कल दोपहर के करीब मोरबी पहुंच रहे हैं और आज सुबह भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था और संवेदना भी व्यक्त की थी कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के टच में है। जो भी सहायता राज्य सरकार को जरूरत होगी, केंद्र सरकार उस सहायता को उन तक पहुंचाएगी। और कल से ही एनडीआरएफ की, नेवी की, सेना की और इसके अलावा जो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन है वो लगातार दिन रात जो रेस्क्यू ऑपरेशन है रमा वो कर रहा है। दूसरी जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं वो कल रात को ही यहाँ पर पहुंच गए थे और तमाम एजेंसियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे। इसके साथ साथ ही गृह मंत्री गुजरात के वो कैंप किए हुए हैं और यहाँ के जो मोरबी के जो विधायक हैं और खासतौर से पंचायती मंत्री हैं वो भी लगातार यहाँ पर कैंप करे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे भी खुद बात करी थी और ये पूछा था कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरीके से चल रहा है। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोरबी पहुंच रहे हैं और दोपहर को प्रधानमंत्री रमा मोरबी आ सकते हैं। बिल्कुल नीरज, प्रधानमंत्री कल मोरबी का दौरा करेंगे, लेकिन हादसे की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री की सीधी नज़र है यहाँ पर और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया कि वहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राहत और बचाव कार्यों की कमान अपने हाथ में ली है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह से हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुए और किस तरह से उनमें और तेजी लाई गई, किस तरह की त्वरित प्रतिक्रिया आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री को जैसे ही ये पता लगा वो तुरंत एक्टिव हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और इसके अलावा गुजरात के जो गृह मंत्री हैं उनसे उन्होंने बात की। तत्काल मोरबी के विधायक हैं उनसे उन्होंने बात की और तमाम जो सहायता जो देने की बात है उन्होंने राज्य सरकार से कही और जो भी सहायता की ज़रूरत है राज्य सरकार को वो केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। इसके साथ साथ ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनके साथ लगातार टच में है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज किया जा सके। और यही कारण है, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री लगातार इस पूरी घटना पर, इस हादसे पर नज़र बनाए हुए हैं और जो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुँच रही है। और जो तमाम एजेंसियां हैं अगर आप देख सकें इसमें नेवी के लोग भी शामिल हैं, सेना के लोग भी शामिल हैं, एनडीआरएफ के लोग शामिल हैं, इसके अलावा नेवी के गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीम है यहाँ पर। 200 से ज़्यादा जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कल शाम से ही चला रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी स्टैंड बाई में जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। कैंप डालकर ये टीम यहीं पर मौजूद हैं और जब हमारी यहाँ के अधिकारियों से बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के और इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जब तक एक भी व्यक्ति लापता नहीं मिलेगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और इस तरीके से इस पूरे इलाके में जो सर्च है वो तेजी के साथ रमा की जा रही है ताकि जो लापता लोग हैं उनको खोजा जा सके। हालांकि जो समय है वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा हो गया है और संभावना कम है किसी भी लापता व्यक्ति के बचने की अगर वो इस नदी में है। लेकिन फिर भी एक भी अगर बॉडी या एक भी व्यक्ति लापता रहेगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ये सर्च ऐसे ही जारी रहेगा। रमा, नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके दिखाए गए दृश्यों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं वो तमाम एजेंसियां वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, युद्ध स्तर पर ये जारी है। किस तरह का समन्वय इन एजेंसियों में देखने को मिल रहा है और किस तरह का आंकड़ा आपको वहां पर ग्राउंड जीरो से मिल रहा है? देखिए, अभी तक जो आंकड़ा रमा हमें मिला है उसके अनुसार 132 के करीब जो लोग हैं इस हादसे का शिकार हो गए हैं और एक बड़ी संख्या है घायल लोगों की जिनका जो इलाज है वो किया जा रहा है। हालांकि जो मामूली घायल थे उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता हैं जिनको खोजने का जो काम है वो जो हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हैं वो लगातार कर रही हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले जो एसडीआरएफ और जो स्थानीय
स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो रेस्क्यू करते हैं, वो कुछ इनपुट देते हैं। उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है वो उस पूरे इलाके को सर्च करती है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम इस तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम है। तमाम तरह के बेहतर उपकरण एनडीआरएफ की टीम के पास है। उसके साथ ही जो नेवी की टीम है वो उनको सपोर्ट करती है, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और तेजी के साथ किया जा सके और जो भी लोग मिसिंग है उनको खोजने का जो काम है वो किया जा सके। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू है वो चल रहा है और तमाम आसपास के जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको यहाँ पर इंचार्ज दिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो इंचार्ज हैं वो राजकोट के जिलाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं कल शाम से ही और लगातार जो स्थिति है उस पर नजर रखे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है और केंद्र सरकार और इसके अलावा जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार स्थिति पर रमा नजर रखे हुए हैं। आप भी नजर बनाए रखिए नीरज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता नीरज जो बता रहे थे कि मोरबी में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री स्वयं पल पल पर नजर रखे हुए हैं और कल प्रधानमंत्री मोरबी का दौरा करेंगे और खुद वहां पर जायजा लेंगे। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों में 413 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 92 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। राज्य की सिराज सीट सबसे हॉट सीट है। यहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। इसके अलावा दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से शिमला ग्रामीण सीट से मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। और हिमाचल प्रदेश में मौजूद ताज़ा राजनीतिक गहमा गहमी के लिए चंबा से बात करते हैं अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से। उर्मिलेश, अब समय जो है लगातार नजदीक आता जा रहा है, किस तरह की गहमा गहमी आप देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं? जी रमा, बिल्कुल अब जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है मतदान का, क्योंकि 12 तारीख को जो है वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम जो हिमाचल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ जहां सर्दियां हिमाचल में बढ़ रही है रमा, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीतिक गर्मियां यहाँ पर जो है वो भी बढ़ रही है। तो लिहाजा ऐसे कहा जा सकता है कि सर्दियों के मौसम में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों कहीं ना कहीं पसीना छूट रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ बात की जाए कि मुख्य मुकाबला की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस और भाजपा पे मुख्य मुकाबला है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, तमाम जो यहाँ की जनता है, उनका विकास सबसे बड़ा मुद्दा है रमा। यहाँ पर जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया रमा कि अब यहाँ पर जो है अब जो मैदान में रह गए हो 413 प्रत्याशी ही मैदान में रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है रमा कि तमाम जो राजनीतिक दल थे उनके जो बागी निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने बागियों को मनाने में जो है वो सफल हुए हैं। और अब जो है मात्र जो है 413 प्रत्याशी ही मैदान में रह चुके हैं। दूसरी बात यह है रमा कि यहाँ पर जैसे कि अभी हम चंबा में हैं, तो चंबा की जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर जो है यहाँ पर जो प्रत्याशी है, तो चंबा सदर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उसी तक, क्योंकि यहाँ पर 5 सीटें हैं। और दूसरी बात अगर कांगड़ा जिले की बात की जाए तो वहाँ पर 15 सीटें हैं रमा। और इस तरीके से अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर भी 91 लोगों ने जो है नामांकन वापसी किया है। तो इससे अगर एक बात स्पष्ट हो गई रमा की जो हिमाचल विधानसभा की जो बस जाती है तो कहते हैं कि बाया कांगड़ा होके जाती है, क्योंकि कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। तो लिहाजा ऐसे में कहा जा सकता है कि कांगड़ा के पास जो हिमाचल की विधानसभा है उसकी चाबी जो है कांगड़ा के पास है, कांगड़ा के लोगों के पास है। तो ऐसे में अब देखना होगा 12 तारीख को कि यहाँ की हिमाचल की जनता जनार्दन किसको जो है वोट देती है, और 8 तारीख दिसंबर को पता चलेगा कि कौन यहाँ पर जो है राजगद्दी किसको सौंपी जाती है। बिल्कुल, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए उर्मिलेश।
आगे बढ़ते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद देश में स्वच्छता को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने की वजह से इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय में स्वच्छता अभियान का निरीक्षण किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर दिल्ली स्थित सतर्कता भवन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा से कार्यों के निर्वहन की शपथ दिलाई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नागरिकों का सामूहिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। पारदर्शिता और अखंडता के आदर्श हमारी परंपरा और संस्कृति के अभिन्न अंग है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम सभी का दृष्टिकोण है। हम एक नए और विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के आदर्शों को दोहराएं और हम अपनी विकास यात्रा में मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों को अपनाएं। मैं भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सराहना करती हूं और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति का संदेश सतर्कता जागरूकता सप्ताह में। राष्ट्रपति ने कहा भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सराहना उन्होंने की अपने संदेश में। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली की दक्षता के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा सुनिश्चित करना भी देशवासियों की जिम्मेदारी है। इस वर्ष सतर्कता आयोग का निवारक सतर्कता उपायों पर 3 महीने का अभियान है। मैं सभी नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में हिस्सा लेने की आशा करता हूं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय का चयन सराहनीय है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिकता की शक्ति को प्रभावित करता है। पिछले 8 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जहां यह संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह देश में विश्वास का एक वातावरण उत्पन्न हुआ है, जिसमें हर ईमानदार व्यक्ति आज खुद पर गर्व महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। आजादी के अगले 25 वर्षों की यात्रा एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण में हम सभी का कर्तव्य काल है। यह अवसर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने प्रयासों में तेजी लाने का है। मुझे विश्वास है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे संकल्पों को मजबूती प्रदान करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को आयोजन की सफलता और भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री का संदेश सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रति। प्रधानमंत्री ने इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की है। मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि शिवलिंग को संरक्षित रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश की समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उससे पहले सुनवाई का भरोसा दिया है।
सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई 6 दिसंबर से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने वकील पल्लवी प्रताप और कनु अग्रवाल को नोडल वकील नियुक्त किया। ये वकील मामले से जुड़े दस्तावेजों को कंपाइल कर डिजिटल फॉर्मेट में सभी पक्षों से साझा करेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश के किसी भी नागरिक के कानूनी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। अभी भी पहले से चले आ रहे नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं या यहां शरण ले सकते हैं। उन नियमों में सीएए के चलते कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। छठ महापर्व का आज चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आज सुबह नदियों, सरोवरों तथा जलाशयों में घुटनों तक पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी छठ पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां गोमती नदी के किनारे बने छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने लखनऊ के गोमती नदी घाट पर सूर्य को अर्घ्य दिया। राजधानी दिल्ली के आईटीओ पर यमुना नदी के किनारे बनाए गए छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ पर्व के अवसर पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गोरखपुर के श्री राम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग पूरे बिहार में देखने को मिला। सोमवार को महापर्व के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो गया। उगते सूर्य की उपासना के बाद छठ व्रती पारण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ेंगे। प्रदेश में छठ पर्व के दौरान गजब का उत्साह देखने को मिला। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी छठ पर्व की धूम दिखी। छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भुवनेश्वर के कुआखाई नदी घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। अर्थ जगत की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 507 अंकों की बढ़त के साथ 60,467 अंकों पर खुला। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 147 अंकों की मजबूती के साथ 17,934 अंकों पर खुला। मेटल सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में खरीदारी का माहौल है। ऑटो, आईटी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों में अल्ट्राटेक, सीमेंट, सन फार्मा, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम शामिल है। और शुरुआती कारोबार में अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.35 पर खुला और बाद में
तेजी के साथ 82.32 पर पहुंच गया। रुपये ने पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 15 पैसे की वृद्धि दर्ज की। रुपया पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट के साथ 82.47 पर बंद हुआ। और अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया है। वामपंथी नेता लुला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति होंगे। ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। लुला ने आश्चर्यजनक रूप से देश के शीर्ष पद पर वापसी की है। उन्होंने 50.8% वोट पाकर चुनाव में जीत हासिल की। वहीं बोल्सोनारो को 49.2% वोट मिले। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। गायक फॉली इपो के संगीत कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 2 पुलिस अधिकारी समेत 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को संगीत कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम अपनी 80,000 की क्षमता से ज्यादा भरा हुआ था, जिसके कारण भीड़ में मौजूद कुछ लोग वीआईपी और आरक्षित वर्गों की तरफ जाने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई, जो हादसे की वजह बनी। यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्रालय ने कहा है कि अनाज निर्यात सौदे से रूस की अपनी भागीदारी को रद्द करने के फैसले के कारण कुल 218 जहाज अवरुद्ध हुए हैं। इधर शहर के बंदरगाह से निकले अनाज जहाजों को रविवार को तट से 12 किलोमीटर दूर देखा गया, क्योंकि यूक्रेन के पास संयुक्त समन्वय केंद्र के सुरक्षित गलियारों से गुजरने की अनुमति नहीं थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि 95 भरे हुए जहाज निरीक्षण के इंतजार में, जबकि 101 खाली जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों के प्रवेश द्वार पर रुके हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कृषि वस्तुओं के साथ 22 जहाज यूक्रेनी बंदरगाहों को छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मॉस्को की अनाज निर्यात सौदे में अपनी भागीदारी को निलंबित करने के बाद रविवार को बोस्फोरस के पास यूक्रेनी अनाज के जहाज खड़े दिखाई दिए। यूरोपीय संघ ने रूस से समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। रूस ने कहा कि वो सेवास्तोपोल बंदरगाह के पास अपने बेड़े पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के जवाब में सौदे से बाहर निकल रहा है। और मीडियम टाइम में अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। और बात करें खेल की तो भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार शटलर जोड़ी ने 2022 में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए ताइवान के लू चिंग याओ और यांग को हान को हराकर फ्रेंच ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21-13, 21-19 से ये खिताब अपने नाम किया है। पिछले 39 साल में सात्विक और चिराग इस फ्रेंच ओपन को जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बने। इससे पहले 1983 में पार्थो गांगुली और विक्रम सिंह की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 2019 में हुए फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में सात्विक और चिराग की जोड़ी इस खिताब से चूक गई थी, तब से वे उपविजेता रहे थे। और खेल जगत की खबरों में और भी है हमारे पास, और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ चुकी हैं ज्यादा खबरों के साथ। सुचित्रा, क्या कुछ खेल जगत में और? जी बिल्कुल रमा, जो आपने बताया कि चिराग शेट्टी और सात्विक ने तो फ्रेंच ओपन जीता ही, वहीं रविवार को बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए एक और सुखद खबर आई। दरअसल भारत के शंकर मुथुसामी ने BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का रजत पदक अपने नाम कर लिया। हालांकि खेले गए फाइनल में शंकर को चीनी ताइपे के खिलाड़ी कुओ कुआन लिन से सीधे गेम्स में हार मिली, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी शंकर इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले दूसरे पुरुष व कुल चौथे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले अपर्णा पोपट, साइना नेहवाल और सिरिल वर्मा ने इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। रोमांचक खिताबी मुकाबले में स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराने में सफलता पाई।
मैच के अधिकांश समय तक दोनों टीमों की तरफ से गोल के असफल प्रयास ही देखने को मिले। मैच के अंतिम मिनटों में स्पेन ने काफी आक्रामक खेल दिखाया, जिसके चलते कोलंबिया की खिलाड़ी से गलती हुई और वो अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को मार बैठी। इस तरह स्पेन ने 1-0 से मैच को जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये स्पेन का लगातार दूसरा महिला अंडर 17 खिताब है। पिछली बार भी उन्होंने ये खिताब जीता था। इसी के साथ वो 2 बार ये खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले कोरिया ने भी ये खिताब 2 बार जीता हुआ है। वहीं कोलंबिया की टीम ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच मुकाबला है। एरॉन फिंच की अगुवाई वाली मेजबान टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 1 ही जीत पाई है। ऑस्ट्रेलिया को पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका को हराकर शानदार वापसी की थी। इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में होने वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरी ओर आयरलैंड को पहले मुकाबले में श्रीलंका से हार मिली थी। उन्होंने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर ग्रुप 1 को रोमांचक बना दिया। दोनों टीमों के 3-3 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, वहीं आयरलैंड उनसे ऊपर तीसरे स्थान पर काबिज है। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बनी रहेगी, तो वहीं हारने वाली टीम की राह मुश्किल हो जाएगी। तो इस वक्त की खेल की खबरें। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश दुनिया भर में मशहूर कुमाऊनी रामलीला के लगभग 200 वर्षों के इतिहास के संकलन का लोकार्पण दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता सुनील जोशी की ये रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और आदर्श की गौरव गाथा को रामायण के प्रत्येक पात्र में देखा जा सकता है और कुमाऊनी रामलीला के गीतों में वो मिठास है, वो खूबसूरती है जिसे दुनिया भर के लोग सराहते आ रहे हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ओपे रामा कुमाऊनी रामलीला इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसका संकलन एवं लेखन इंडियन ओशन बैंड के मशहूर लीड वोकलिस्ट हिमांशु जोशी ने किया। संगीत तो बहुत ज़रूरी है, अभिनय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपेरा है, इसमें सब कुछ गेय पद्धति पर आधारित है। तो आप उसको कितने मात्रा तक बैलेंस करके आगे निकालेंगे, ये कलाकार की कला है। काफ़ी हद तक किया मैंने, 17 साल इस चीज़ को खेला, और जब इसको रिसर्च करके इसको संकलित किया तो इसके और भावों को भी जाना है। विशेषता ये कि ये लोक शैली भी है, इसके साथ पारसी थिएटर भी है, इसके साथ थोड़ा ओपेरा स्टाइल भी है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये 16 दिन चलने वाला ओपेरा है, शायद तो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला ओपेरा होगा, तो इसलिए इसकी शैली में जो विविधता है वो देखने लायक है। रामलीला के पहले और रामलीला के बाद जीवन राम कथा में ही रहता था, और इसी में सारा नाटक होता था, इसी में संगीत होता था, और इसी में जो लोग मेकअप करने वाले भी होते थे, गाना बजाने वाले भी होते थे, स्टेज सेट करने वाले भी होते थे। तो हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई पर्व होता ही नहीं था रामलीला के अलावा। हमने तीनों भुवन लिए हैं जीत, अहो मुनि कुशल भई। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की इस कुमाऊनी रामलीला में संगीत की इतनी अधिक विविधता है कि यह दुनिया भर के श्रोताओं को सहसा मंत्रमुग्ध कर देती है। डीडी न्यूज के लिए सुनील जोशी। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।